ओके बच्चों, हेडिंग डालिए। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कोई पूछे व्हाट्स द मैटर, बताइए क्या बात है। तो देख लेना। हाँ भाई, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो इस चैप्टर में काइंड ऑफ हम पढ़ते हैं मैग्नेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गॉसेस लॉ वगैरह, अर्थ मैग्नेटिज्म भी आता है, काफी सारी चीजें आती हैं। तो आइए इस चैप्टर को 4 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। द फर्स्ट पार्ट इज एनालॉजी, सेकंड पार्ट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक हल्का सा आइडिया दूंगा क्योंकि ये टर्म यूज हो सकती है किसी क्वेश्चन में। ये टर्म्स यूज हो चुके हैं, तो कहीं तो मैं अगर लिख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की इतनी है, तो बस वहां वो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा। द थर्ड वन इज टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ सिलेबस में नहीं है, अब कुछ भी तुम क्वेश्चंस देख सकते हो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर टाइप की किसी पुरानी बुक में, तो सिलेबस में नहीं है। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये सारे टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। सो दुखी आत्मा, फर्स्ट पार्ट इज एनालॉजी। आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था, और अब यहां हम मैग्नेटिज्म देखेंगे। कॉमन सेंस, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, और आई शुड से वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ, ठीक, पॉजिटिव से या इंफिनिटी से ओरिजिनेट होते हैं, नेगेटिव या इंफिनिटी पे टर्मिनेट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक बार मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, क्या डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, दोनों, ठीक। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये लूप बनाती हैं, ठीक। अगर तुम सर्कल में भाग रहे हो और तुम्हारे पीछे पुलिस वाला है और तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तो थोड़ी देर बाद तुम पुलिस वाले के पीछे भाग रहे होगे। सो वही वाली बात हो जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होते हैं चार्जेस, Q प्लस माइनस। यहाँ चार्जेस की जगह हम क्या लेके आएंगे, पोल्स, पोल स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला प्लस माइनस QM, मैग्नेटिक पोल्स बोल सकते हो, पोल स्ट्रेंथ बोल सकते हो, या फिर हम इन्हें क्या कह सकते हैं, स्मॉल m। दोनों सिंबल वैलिड है। थोड़ा सा देख लेना, स्मॉल m भी एनसीईआरटी में मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए रिजर्व्ड है, कुछ सिंबल्स कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज हम देख लेंगे। सो व्हाट इज अ डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये हमारे पास कौन सा डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब हमारे पास आएगा मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक तो मैग्नेटिक डाइपोल होता है करंट कैरिंग लूप, दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल होता है मैग्नेट। तो ये आपके पास साउथ पोल, इसकी वैल्यू -m, ये नॉर्थ पोल, इसकी वैल्यू +m। सो बताइए डाइपोल मोमेंट, एक फॉर्मूला तो INA था, वो यहां लगेगा नहीं क्योंकि करंट कैरिंग वायर नहीं है। यहाँ क्या होगा, स्मॉल m इंटू डिस्टेंस टू a, ये वाला होगा। बाकी फॉर्मूलेस उसी सेंस में लगेंगे, जैसे आपको पता हो फोर्स इज इक्वल टू QE होता है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी, यहाँ क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ME, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² था, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा था, एक कांस्टेंट आ रहा था K की वैल्यू 1/4πε0। यहाँ उस कांस्टेंट की जगह क्या आएगा, μ0/4π। क्या हुआ, ओके, μ0/4π। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ठीक। एक हल्का सा डिफरेंस क्या है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ सकता है मीडियम में,
जो ऐसे होता है, यहाँ म्यू आ सकता है जो क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर, ये वाली चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान रख लेना फॉर्मूला पे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक डाइपोल था। डाइपोल के लिए हमने दो पोजीशंस मेनली पढ़ी थी। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, और ये परपेंडिकुलर वाली इक्वेटोरियल। तो वापस यहाँ पे आइए, यहाँ हमारे पास एक मैग्नेट होगा। सो ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ये वाली कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल। यहाँ एक्सियल नहीं बोला जाता, यहाँ एंड पोजीशन बोला जाता है। ये बार मैग्नेट की एंड पोजीशंस हो गई। और यहाँ ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। इंस्टेड ऑफ इक्वेटोरियल दीज पोजीशंस आर कॉल्ड ब्रॉड साइड पोजीशंस। तो हेल्प करवाइए। हाँ भाई, आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला बताइए जरा, कौन सा याद है नॉर्मल मैग्नेट के लिए, नॉर्मल डाइपोल के लिए। सही है, देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी को तो याद होगा, 2kp सुना मैंने। बालकों कितना डिसअपॉइंट करोगे। आगे ये वाला बताइए प्लीज, 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एंटी पैरेलल, एक्सियल पे पैरेलल डाइपोल मोमेंट की। शॉर्ट बार मैग्नेट है, शॉर्ट डाइपोल है, आर बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार बस इसकी एनालॉजी लिखवा दीजिए प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या लिखूं, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। के की जगह ये आ जाएगा, पी की जगह एम आ जाएगा। एम के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक बार ये नीचे वाला ट्राई कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट प्लीज। तो 2k p बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा एनालॉजी देखो तो गल बन जाएगी। लीजिए ऊपर भी आर आ गए हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को, और बच्चों पेपर पास आ रहे हैं क्या, क्या करूं बच्चों, और कोई मिलता नहीं तुम्हारे अलावा मजे लेने के लिए। बेटा एक तो लेट आया ऊपर से बात कर रहा है, ये बोल के ही तो बता रहे थे। ओ बालक इस खोपचे में तनिक और, तनिक और बैग उस साइड, तनिक और बेटा, तनिक और, बिल्कुल ऐसे गिर जाए जैसे गिरने वाला है। ओके थैंक यू, तूने पूरा डेस्क साफ कर दिया सरक सरक के, उठ के बैठ जाता। हाँ ये वो स्कूल वाले दिन तो है नहीं, जल्दी पहुंचे, बैग से साफ कर लिया सब कुछ दूसरे के बैग से। आइए फिर इसके बाद गॉसेस लॉ। हाँ भाई गॉसेस लॉ, तो बताइए घोंसला क्या होगा यहाँ पे, क्या था घोंसला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E dot ds over closed surface is equal to charge enclosed by epsilon naught। एनालॉजी बनाइए प्लीज, बताइए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखूं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस B dot ds इक्वल्स, चार्ज की जगह क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ, तो m enclosed, हाँ भाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूं, अपॉन म्यू नॉट इनटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट रेसिप्रोकल में होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनालॉजी बनेगी। एनीवन, एक गॉसियन सरफेस में डाइपोल रख दिया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, फ्लक्स कितना होगा तुम्हारे नंबर? एग्जैक्टली। अगर हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है और इसमें मैंने दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रख दिए, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। क्या तब कभी भी तुम एक मैग्नेट बना सकते हो जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है? नहीं बना सकते। तो एम एनक्लोज्ड हमेशा कितना होगा? 0। दैट्स गॉस लॉ। इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। जस्ट इन केस इफ मोनोपोल्स एग्जिस्टेड, अगर मोनोपोल्स होते तो फॉर्मूला ये होता, ठीक है, लेकिन मोनोपोल्स नहीं, हमेशा नेट पोल स्ट्रेंथ 0 ही आएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रह जाएंगी ये बातें। तो गॉस ने जब ये चीज कही तो इससे दो बातें पता चली, एक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज्ड लूप्स, इनसे हमेशा क्लोज लूप बनते हैं। आओ, ठीक, पहला मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। बताइए एक मैग्नेट के पास कितने पोल्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ पोल्स, नॉर्थ साउथ की टोटल अमाउंट कितनी हो सकती है? पोल तो मैक्सिमम दो ही है, मुझे पता है, नॉर्थ साउथ की अमाउंट कितनी हो सकती है? ठीक, तो आंसर है 0, 2, 3, 4, 5, ऐसे। एक मैग्नेट के पास नॉर्थ साउथ की टोटल अमाउंट इतनी हो सकती है। सबसे पहले जीरो पोल, तो आई होप आपको याद हो, ट्विंक 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 और ये ट्विंक। ओके, क्या है? टोरॉइड। टोरॉइड का एंड आता है? नहीं। तो टोरॉइड में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो, और जिस पॉइंट पे फील्ड बहुत ज्यादा होती है उसे हम पोल बोल देते हैं। जैसे अगर आपने कभी एक बार मैग्नेट के ऊपर आयरन डस्ट डाली है, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ और यहाँ इकट्ठी होगी, तो सबसे ज्यादा यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल के चांसेस है। तो वैसे ही अ टोरॉइड इज अ मैग्नेट विद 0 पोल्स, इनमें एक भी पोल नहीं होता, ना नॉर्थ ना साउथ। फिर एक पोल कभी हो नहीं सकता, दो पोल, बार मैग्नेट ले लो, बार के पास नॉर्थ और साउथ है। फिर एक बड़ा सा क्यूबॉइड ले लो और उसे ऐसे कट कर दो, तो यहाँ एक नॉर्थ और दो साउथ, कोई ऐसी अरेंजमेंट आप बना सकते हो। लेकिन प्लीज याद रख लेना, अगर ये +2m है तो ये दोनों -m होंगे, उस सेंस में नेट पोल स्ट्रेंथ 0 आए। तो यहाँ 3 पोल हो गए, इसे मैं और किसी अरेंजमेंट में काटता, एक और हाई हुक लगा देता, तो क्या होता? ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स में बढ़ा सकता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि टोटल दो ही पोल है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। या तो आपको एक भी पोल नहीं मिलेगा या ये दोनों पोल मिलेंगे, एक अकेला पोल नहीं आ सकता, ये है गॉसेस लॉ। ठीक, अब आ जाओ, आई होप आपको याद हो, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मैं डाइपोल को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दूं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/TE, भूल गए क्या? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां बताइए, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें मैं एक बार मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं, ठीक, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? 2π√I/MB। डाउट किसी को? अब आ जाओ, कटिंग ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट को काटते हैं, तो आपके पास क्या है? ये एक मैग्नेट है, मैंने इस मैग्नेट को बीच से काट दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पता हमें, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, एक्सेस वगैरह देखने पड़ेंगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr², मास और डिस्टेंस के स्क्वायर आते हैं, इन चीजों को देखते हैं। तो यहां मैंने बार मैग्नेट को कैसे कट किया है? अलोंग लेंथ, लेंथ के पैरेलल, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूं, अब किसी एक पार्ट को देखो, तो बताओ इस पार्ट का मास क्या हुआ? मास आधा हो गया, ठीक, लेंथ क्या हुई? सेम रही। तो नया टाइम पीरियड एक पार्ट का कितना होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/MB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधी हो जाएगी, मास आधा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही है, डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ,
तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई तो डाइपोल मोमेंट आधी हो जाएगी, हाफ से हाफ कट गया, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई नहीं। तो एक बार मैग्नेट को अगर अलोंग लेंथ कितने ही पार्ट में कट कर दें और उनमें से कोई एक पार्ट हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो टाइम पीरियड उतना ही आएगा। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, नोट्स में है, काफी डिटेल में है, बाकी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, अलोंग लेंथ कट करने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। आइए, अब ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मैंने इसे परपेंडिकुलर टू लेंथ कट कर दिया या फिर इन लेंथ कट कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, मास और लेंथ स्क्वायर पे। बताइए, मैंने आधा आधा पार्ट कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आई थी, बाद में कितनी होगी, कुछ तो बता जिंदगी। मास कितना हुआ, आधा, ठीक, लेंथ कितनी हुई, आधी, उसका स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, 1/8। डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, लेंथ आधी हो गई तो डाइपोल मोमेंट पूरा आने वाले की हाफ हो जाएगी। तो रख के देखो, ठीक, पहले टाइम पीरियड अगर टी था तो अब नया टाइम पीरियड t/2 आ जाएगा, ये चीज निकाल के देख लेना। तो परपेंडिकुलर टू लेंथ जितने भी पार्ट में कट करोगे टाइम पीरियड उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, अलोंग लेंथ में फर्क नहीं पड़ता, इसके प्रूफ वगैरह देख लेना प्रॉपरली। अब आइए, इसके बाद हम चलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में, एनालॉजी वगैरह अपने आप लगाते रहे ना। अर्थ मैग्नेटिज्म, तो देखो हल्का सा हिंट ले लो इसका, ज्यादा डिटेल में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अर्थ मैग्नेटिज्म क्वेश्चन में नाम आता रहता है। तो आपके पास ये अर्थ है, आई होप आपको पता हो, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, तो अर्थ के टॉप पॉइंट पे जाओ, जिस पॉइंट के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, दिस विल बी कॉल्ड जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी कॉल्ड जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक, इट्स लाइक तुमने एक बॉल को पकड़ा और घुमा दिया उंगली पे, तो उंगली से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है इसमें टॉप और बॉटम जियोग्राफिकल पॉइंट्स, ठीक। तो अर्थ इन एक्सिस के अबाउट घूमती है। अब एक वर्ड आएगा मेरिडियन, मेरिडियन मींस परपेंडिकुलर प्लेन। तो तुमने क्या किया, लेट जस्ट से अर्थ को दो पार्ट में कट कर दिया एक बड़े से चाकू से, ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड अ मेरिडियन, और यहां पे हम इसे क्या कहेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन और ये जियोग्राफिक वाले पोल से पास हो रहा है। अब कोई बता सकता है इस क्लासरूम में नॉर्थ किस साइड होगा, कैसे आइडिया लगाते हो नॉर्थ साउथ का, सन की डायरेक्शन से, तो सन की डायरेक्शन से तुम गलत आइडिया ले रहे हो, सन की डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लगातार चेंज होते रहते हैं। अभी 22 मार्च जा चुका, ठीक, 21 जून, 22 दिसंबर, 22 मार्च, 22 सितंबर, आई थिंक आगे पीछे डेट हो गई होगी एक आधी। तो ये कुछ दिन होते हैं जिसमें दिन सबसे बड़ा, रात सबसे बड़ी, या दिन रात इक्वल, तो अभी दिन रात इक्वल गए हैं, हम सबसे बड़े दिन की तरफ जा रहे हैं। तो देखो ये अर्थ है, अभी हम यहाँ पे हैं कहीं इंडिया में, ठीक है, और हम डायरेक्टली सन को फेस करने वाले हैं, तो मैं तुमसे पूछूं ईस्ट किस साइड है, तुम कहोगे ईस्ट ऐसे, ठीक। फिर जब सर्दियां आएंगी तो अर्थ थोड़ी झुक जाएगी, इंडिया यहाँ हो जाएगा, सन वहीं पे रहेगा लेट जस्ट से। अब तुम सन को देखोगे तो कहोगे सन ऐसे है, इक्वेटर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, क्या एंगल सेम रहेगा। तो ये बात मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, सन राइज या सनसेट सर्दी और गर्मियों में देखो, 21 जून 22 दिसंबर को तुम्हें 60 डिग्री से बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो अगर ये ईस्ट है तो 60 डिग्री वो ईस्ट हो जाएगा, कुछ जगह पे 90 डिग्री का भी फर्क आ सकता है पोल्स में। तो सन की डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट देखना थोड़ा सा गलत है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है अगर आपको काफी किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बाकी वो चीज अलग है, जाने दीजिए। तो ये हमारे पास ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं। अब वापस आओ, अर्थ की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो लेट जस्ट से अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ये वाली अजम्पशन मानी जाती थी, लेकिन अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं हो सकता। अर्थ के अंदर क्या है,
मैग्मा, लावा, जब तक वो अर्थ के अंदर होता है वो मैग्मा होता है, बाहर आते वो लावा हो जाता है। जैसे घर के अंदर चूहा है तो वो क्या होगा, माउस, बाहर है तो रैट होगा। माउस अंदर रहते हैं, रैट बाहर रहते हैं। माउस रैट अलग अलग चीजें हैं। माउस थोड़े ग्रे होते हैं और रैट ब्राउन होते हैं आई थिंक। मिकी माउस एक्चुअली रैट है शायद, नहीं, नेवर माइंड, जाने दो, इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा, ये बायोलॉजी है, तुम्हें तो पता ही होगा। तो बच्चों, अर्थ के सबसे पास मैग्नेट का कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, और यहां इस पॉइंट को क्या कहेंगे, दिस पॉइंट विल बी मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस पॉइंट विल बी मैग्नेटिक साउथ। इन्हें ऐसे नाम दिया जाता है। एक प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन अगर मैं यहां से पास करवा दूं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर मैं अपने फोन में कंपास खोल लूं तो कंपास किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? ओके, क्विक क्वेश्चन, नॉर्थ किस डायरेक्शन में है? कोई ऊपर कहना चाहे? देखो हमारे ना एक गलत आदत लग जाती है, मैं पूछूं जम्मू का है तो तुम कहोगे जम्मू ऊपर है। मैं समझता हूं तुम्हारी बात ऊपर है, लेकिन जम्मू ऊपर नहीं है, ठीक है, मैप में जम्मू ऊपर है। अब आ जाओ थोड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। डायरेक्शंस ठीक होनी चाहिए इसके लिए। ऑनलाइन कंपास, चल जा मुन्ना, चल जा, ये चल रहा है ये, कहां से चलेगा? फोन में तो चल जाता है। कोई बात नहीं, और किसी वेबसाइट से खोल लेते हैं। इससे नहीं चला, मेरे को फोन से ही खोलना पड़ेगा। चल जा मुन्ना, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, नो थैंक यू। लोकेशन तो मैं नहीं दे सकता, इन्हें ऑलरेडी लोकेशन पता होती है, शानी बूच है, ठीक, भाड़ में जाएगी, ठीक है। 2 मिनट दो बच्चों, सॉरी, दिमाग में प्रैक्टिकल इमेज बनवाना चाहता हूँ। ऑनलाइन कंपास मिल गयो, डीगरो मारो। हाँ भाई देखो ध्यान से, ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास ऐसे पकड़ रखा है, देखो मैं थोड़ा थोड़ा कंपास घुमा रहा हूँ, तो मैं नोटिस हो रहा है नॉर्थ साउथ चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि मैंने कंपास गलत पकड़ा है। कंपास हमेशा ऐसे पकड़ा जाता है, ग्राउंड के पैरेलल, इस सेंस में। अब मेरा कंपास ऐसे नॉर्थ दिखा रहा है, अगर मैं घूम भी रहा हूं तो मेरा कंपास डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो कंपास कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, एनीवन? मैग्नेटिक नॉर्थ में। और हमें कौन सा नॉर्थ चाहिए? जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। और इनके बीच में अगर कुछ एंगल होगा, मान लो जियोग्राफिक नॉर्थ यहां है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहां है, और आप ऐसे चल पड़े, तो आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तो ये चीजें अलग अलग होती हैं। अब आइए देखो, ये वाली लाइन ज्योग्राफी की है, ये वाली लाइन किसकी है, मैग्नेटिज्म की। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे अलग होती है, दिल्ली मुंबई में ही अलग है, बाकी तो जाने दो। दिल्ली मुंबई इतने भी दूर नहीं, अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो, चलने के हिसाब से तो बहुत दूर है, ठीक है। अब आइए वापस, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कंपास क्या होता है। कंपास एक डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है अर्थ के सरफेस पे, और इसे हॉरिजॉन्टल पकड़ा जाता है। दूसरी टर्म है डिप सर्कल। एनीवन, डिप सर्कल क्या है? ये कंपास है, हाँ, इसे ऐसे पकड़ लो, कंपास को वर्टिकल पकड़ लो, वो डिप सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट, वापस आइए, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच में डिफरेंस वगैरह देखना है, एग्जैक्टली मेजर करना है, तो तुम्हें 3 चीजें पता होना चाहिए। पहला, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन को हम वेरिएशन भी कह देते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा एंगल से। पता है क्या ये चीज, किसी पॉइंट पे कितना एंगल है दोनों नॉर्थ के बीच में। दूसरा,
बताइए। एंगल ऑफ डिप, तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये मेरे पास कंपास है, कंपास उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो वो नॉर्थ हो गया। अब कंपास को ऐसे पकड़ लो प्लीज, कंपास को मैग्नेटिक मेरिडियन में पकड़ लो। तो आप देख सकते हो, मुझे थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा समझाने के लिए। कंपास कहां पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ कहां पॉइंट कर रहा है? क्या दिख रहा है? जूम नहीं हो रहा क्या? कोई बात नहीं, नॉर्थ उस साइड पॉइंट कर रहा है, दिखा? तो कंपास को अगर मैं वर्टिकल पकड़ लूं मैग्नेटिक मेरिडियन में और वो ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो ये एंगल दिख रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो देखिए, इसकी इमेज दोबारा से बनवाता हूं। आपके पास क्या है? ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, यहां आपने कंपास रख दिया, कंपास का नॉर्थ ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब कंपास कहां पॉइंट करता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा। क्लियर? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये चीज यूज में कहां आएगी? तो लफड़े खत्म करके उसी चीज को देख लेते हैं। आओ, थोड़ी देर के लिए मान लो यहां अर्थ का नॉर्थ पोल है और यहां अर्थ का मैग्नेटिक वाला साउथ पोल है, थोड़ी देर के लिए। और ये कौन सा है? ये क्या है? अर्थ की बेल्ट, इक्वेटर। ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई। ऊपर वाला कौन सा रीजन है? NHS, नॉर्थ हेमिस्फेयर। नीचे वाला SHS, साउथ हेमिस्फेयर। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, BH और BV। देख सकते हो अर्थ के पास भी BV है। अब इतने सड़ेले जोक पे भी ऐसे नहीं आए। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होंगी ऐसे। आई होप तुम्हें पता हो, अर्थ थोड़ी बैंड हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बैंड होंगी। ये लाइंस जो हमेशा NM की डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, दीज आर कॉल्ड BH। अब देखो, मैंने कंपास ऐसे पकड़ा तो कंपास की नीडल ऐसे पॉइंट कर रही है। दो कंपोनेंट हुए, एक ये, एक ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कहां होगा? ये जो आपको क्रॉसेस दिख रहे हैं, दीज क्रॉसेस आर वर्टिकल कंपोनेंट। साउथ हेमिस्फेयर में ये क्रॉसेस ऐसे हो जाते हैं, दीज आर वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगेन समझाता हूं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर्थ में पॉइंट कर दिया। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में हैं तो ये नीचे होगा। अगर हम साउथ हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया में, तो मैग्नेट की नीडल ऊपर पॉइंट करेगी। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। तो साउथ हेमिस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में होती है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये नीचे है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल वाला नीचे आएगा। कौन सा कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा? BH। तो मैक्सिमम केसेस में तुम्हें ये कह दिया जाएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, तो किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? नॉर्थ की डायरेक्शन में। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है। तो ये वाले क्वेश्चन EMI चैप्टर में बन जाते हैं कि एक रॉड को हम ऐसे लेके जा रहे हैं, तो बताओ EMF BVL कितनी होगी? तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर चाहिए, वहां पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सोच लेना। द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक अगर तुम लोगों ने कहीं से पढ़ा है तो आई थिंक टीचर्स ने 15-20 मिनट या 1 घंटे में करवा दिया होगा। इस टॉपिक को करवाने में मुझे प्रॉपरली तो 2 लेक्चर लगते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं सीधा NCERT से करवा देता हूँ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, NCERT सेल्फ स्टडी PDF, पुरानी NCERT से, सॉरी।
ओके, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, एक होता है पोलराइज करना, एक होता है पोलराइज होना। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन पावर सेम वर्ड है क्या? जाने दो। इंड्यूसिंग और इंड्यूस्ड सेम वर्ड है? इंड्यूसिंग कौन सी फील्ड थी? एक्सटर्नल। इंड्यूसिंग एक्सटर्नल होती है और इंड्यूस्ड इंटरनल होती है कि कितना उसमें इंड्यूस हुआ। ठीक है, दिख रहा है इसमें? ओके, काम तो चल रहा है। आइए, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। पढ़ाया तो क्या था, उड़ाया था। उसे यहां दोबारा थोड़ा सा देख लो। वापस आओ एनालॉजी में। आपके पास ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। इसमें मैंने एक मटेरियल रख दिया, क्या कहेंगे इस मटेरियल को? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर और मेटल के बीच का है ये कुछ, दैट जैसे वाटर ही है। मैंने इसे रख दिया यहां पे। ठीक, यहां मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट, और मैंने इसके अंदर एक मटेरियल रख दिया एंड दिस मटेरियल इज मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तीन मटेरियल होते हैं, फेरो, पैरा और डाया। इसके चांसेस हैं कि ये फेरो होगा। फेरो में हम पोलराइजेशन अच्छे से देख सकते हैं। तो ये मैंने यहां एक मटेरियल रख दिया। अब बताइए पोल्स कैसे बनेंगे? एनीवन? चार्जेस कैसे बनेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा चार्ज मूव करता है? पॉजिटिव। और अपोजिट डायरेक्शन में? यहां बताइए, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा पोल जाएगा? नॉर्थ। यहां कौन सा पोल जाएगा? साउथ। अब वापस आओ, यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पी। यहां डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर। नहीं बच्चे, साउथ से नॉर्थ ही होता है। ठीक है, ये डाइपोल की डायरेक्शन। अब हाँ भाई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? यहां बताओ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट लेफ्ट? राइट लेफ्ट? ये इनमें फर्क है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट करने की कोशिश कर रही है, ये कट नहीं कर रही। ठीक है, आप आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर सकते हो। ये हल्का सा यहां डिफरेंस है। हाँ तो बच्चों, अगर मैं पूछूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या कहोगे? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। अगर मैं पूछूं नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। फर्क दिख गया? यही हमारा फर्क है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को के से डिवाइड करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को के से म्यू आर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल डालने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक डालने से डिक्रीज होती है। इसलिए म्यू ऊपर मल्टीप्लाई में आता है और एप्सिलॉन डिवाइड में आता है। दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग हैं। चलो ये चीज भी समझ में आई। अब वापस, आपने यहां एक टर्म सुनी होगी विच वाज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सिंबल था कैपिटल पी। क्या फॉर्मूला था? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हमने इसे लिख दिया था सिग्मा इंड्यूस्ड। यहां हेल्प करवाइए, यहां ये मटेरियल पोलराइज नहीं हो रहा, मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेट्स मैग्नेटाइज होते हैं। क्या हो बच्चे, फोन चला रहा है? ओके, तो पोलराइजेशन की जगह यहां जो वर्ड आएगा दैट विल बी मैग्नेटाइजेशन। ठीक, मैग्नेटाइजेशन के लिए एनसीईआरटी में सिंबल कैपिटल एम, लेकिन ये हमारे डाइपोल से लफड़े कर देता है, तो इसके लिए मैं सिंबल आई एम यूज करता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा एनीवन? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। विदाउट, इसका एक और फॉर्मूला होता है बी इंड्यूस्ड बाय म्यू नॉट। ये एनसीईआरटी में लिख नहीं रखा लेकिन यूज कर रखा है।
तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, नोट्स में दे रखा है, ध्यान दे दो बस, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे चिपका लो बस शॉर्ट नोट्स में। ओके, डिफरेंस क्लियर हुआ? सो जो इसके अंदर फील्ड इंड्यूस हुई है, दिस इज मैग्नेटाइज्ड फील्ड, और जो बाहर फील्ड थी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी। ये इनमें डिफरेंस है। ओके, यहां एक रिलेशन था, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे उतना ज्यादा मटेरियल पोलराइज होगा। यहां क्या होना चाहिए, आई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच का फॉर्मूला होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू या फिर बी नॉट बाय म्यू नॉट। इसके ये दो फॉर्मूले हैं एच के। तो एक्सटर्नल फील्ड और पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल है, यहां एक्सटर्नल, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक चीज देख लेना, कई बार मैग्नेटिक फील्ड लिख के एच दे दिया जाता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई एम और एच इन दोनों की यूनिट है एम्पेयर पर मीटर, तो यूनिट से तुम्हें पहचानना होगा। कई बार तुम्हें कह देगा तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इतनी है, और तुम सोचते रह जाओगे कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है। सो उन क्वांटिटीज को हमेशा हम यूनिट से पहचानेंगे। फ्लक्स की यूनिट क्या है, फ्लक्स की टेस्ला, मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर, या फिर गॉस, ठीक है। 10⁴ गॉस 1 टेस्ला। आपके पास एक इतना बड़ा तसला है जिसमें 10,000 गोसे आ सकते हैं, तो 10⁴ गोसे इज 1 तसला। जैसे भी याद करो कुछ ज्यादा ही बड़ा है गोसे, यहाँ गोसे बोलते हैं वैसे, कोई बात नहीं। हाँ भाई, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे क्या आएगा, पोलराइजेशन इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट ई। एनसीईआरटी में काई ई दे रखा है, अगर मैं जस्ट काई लगा दूं तो काई के पास यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू काई एच। काई क्या है, ससेप्टिबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस काई। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा प्लीज बताइए, ट्राई कीजिए। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काई बी। ससेप्टिबिलिटी हमें ये दिखाता है कोई मटेरियल कितना पोलराइज या मैग्नेटाइज हो सकता है। बताइए वैक्यूम को कितना मैग्नेट बना सकते हो, वैक्यूम को, वैक्यूम मैग्नेट नहीं बन सकता, वैक्यूम में कुछ है ही नहीं जिसे मैग्नेट बनाए, तो वैक्यूम का काई 0 होता है। ओके, ये कुछ रिलेशंस हैं, प्लीज इन्हें देख लेना। आ जाओ वापस एनसीईआरटी में। सो अगेन यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज आई एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, इस चीज को देख लेना थोड़ा सा। और ये डेरिवेशन दे रखा है, इसकी नीड नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी, एक बार जरा ये देखो, ठीक, हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, डाया, पैरा, फेरो। डाया और पैरा दोनों वीक हैं, सुपर वीक। फेरो और पैरा दोनों सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये दोनों वीक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये अकेला स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी शो करता है। इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इसकी बस स्ट्रॉन्ग है, इसकी वीक है। इसकी प्रॉपर्टी डाया की बाकी दोनों से अपोजिट है, ठीक है। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी पुराने वाली फिल इन द ब्लैंक खेलती थी हमारे साथ। तो अकेला डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, बाकी सबकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, ठीक। ससेप्टिबिलिटी में 1 ऐड कर दो, म्यू आर बन जाएगा। तो इस साइड 1 ऐड कर दो, म्यू आर बन जाएगा। म्यू आर को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे वाला आ जाएगा। तो किसी एक को समझते हैं। सबसे पहले कोई बताएगा ये सिंबल जो है एप्सिलॉन, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एनीवन? ये एप्सिलॉन सिंबल किस चीज का है? किसी ने अगर मैथ पढ़ा हो तो मैथ में लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बार बार लिखा जाता है। ये एप्सिलॉन
डाइलेक्ट्रिक वगैरह से कुछ रिलेटेड नहीं है। दिस एप्सिलॉन इज जस्ट अ नंबर व्हिच मींस 0.00001। ये जो एप्सिलॉन नंबर है ये 10 की पावर -5 के आसपास, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी पैरा की कितनी होती है? 0 से लेकर 10 की पावर -5 के बीच में, 0 से लेकर 0 पॉइंट इसके बीच में, इसे हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं मैथ में। आपके पास एक नंबर है 4 से हल्का सा बड़ा, एक नंबर है 4 से हल्का सा छोटा, और एक नंबर है उनके बीच में, तो वो क्या होगा? 4 के आसपास ही होगा। तो काई क्या है? 0 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, नियरली, तो ये 0 के आसपास ही होगा। सो दिस नंबर इज जस्ट ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू 0। कुछ ऐसे सोच लो। ये इट्स लाइक तुम्हारे पेरेंट्स की नजरों में तुम्हारी प्रोग्रेस है। तुम्हारे जितने भी नंबर बढ़ रहे हैं उनके लिए वो एप्सिलॉन ही है। बड़े सीरियस हो गए। आइए, तो आप देख सकते हैं ये डाया है नेगेटिव, ये पैरा है पॉजिटिव, ठीक। डाया की भी वैल्यू नेग्लिजिबल ही होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में 10 की पावर -5 मिल जाएगी, ये भी 0.000 ही है। लेकिन फेरो फेरो एक्सट्रीम काम दिखाता है, ठीक है। ये 1 से बहुत बड़ा होता है, फेरो की वैल्यू 1000 तक जा सकती है। ओके, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं डायामैग्नेटिज्म, ठीक। एक बार आप लोग नीट के पेपर से पहले इन पैराग्राफ्स की जल्दी जल्दी रीडिंग ले लेना। ये कुछ चैप्टर हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ठीक, सेमीकंडक्टर के कुछ स्टार्टिंग वाले टॉपिक जिनको एनसीईआरटी से एक बार पहले ही पढ़ के जाना पड़ता है। वो मटेरियल जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ जाए, वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से बच के भागे। जैसे तुम्हारे पास प्योर वाटर है, ऐसे तुमने क्या किया, इसके ऊपर एक मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाटर में एंटर करना चाहती है, तो पानी अपने आप ऐसे हो जाएगा, ये वाला पानी का लेवल अपने आप नीचे चला जाएगा। नॉर्मल टैप वाटर से ट्राई मत करना, उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, आयरन डस्ट वगैरह काफी छोटी, वो अट्रैक्ट होगा नॉर्मल वाटर, ठीक। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, लेकिन इनका रिपल्शन क्या होता है? फीबल होता है, बहुत कम। मान लो आपके पास ये एक रीजन है, इस रीजन में 1,00,000 लाइनें जा रही थी 10⁵ अब इस रीजन में मैंने एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो डाया क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल देगा। कितनी निकालेगा? 1। तो 1,00,000 में से 1 गया, 99,999 ओनली इसके अंदर रहेगी। तो ये चीज यहां बता रखी है। देखिए ये जो डायग्राम है लेफ्ट साइड दे रखा है, ये एग्जेजरेटेड डायग्राम है। अगर आपके पास ऐसे 5 लाइनें थी वैक्यूम में और अब आपने वहां डाया रख दिया, तो आप देख सकते हो डाया से लाइंस बाहर जा रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिपल्शन शो कर रखा है, ठीक है। जैसे कि आपको एक पहाड़ मूव करना है और आपने उस पर फूंक मार दी, दिस इज द रिपल्शन बाय डाया, ओके। अब तुसी सुपरमैन हो तो ਤੁਹਾਡੀ फूक जोरती होगी अदरवाइज नेग्लिजिबल होगी। तो ये डायग्राम ज्यादा फेंक रखा है, लेकिन आई होप इसका रीजन आप समझ पाए। अब हाँ भाई, कोई बताएगा डायामैग्नेटिज्म का रीजन क्यों है? क्यों मैग्नेट्स, ठीक है सॉरी, क्यों कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर रहे हैं? तो आ जाइए इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक फॉर्मूला जो पिछले चैप्टर में था मैं नहीं लिखवा पाया, वो है क्या? m/l इज इक्वल टू q/2m, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू चार्ज बाय मास। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। तो अगर मैं तुमसे कह दूं तुम्हारे पास एक रॉड है, रॉड पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और अब रॉड घूम रही है, तो बताओ रॉड की डाइपोल मोमेंट कितनी है? तो रॉड का चार्ज रखो, मास रखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा, ये रखो, तुम्हारा अपने आप m आ जाएगा।
तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैग्नेटिक मोमेंट के इससे हो सकते हैं, आईआईटी एडवांस के इससे नहीं होंगे, उनमें एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो पूरा ध्यान रखते हैं फॉर्मूला ना लगे। सो अब एनसीईआरटी में सबसे पहले चीज कही गई है, जिस भी चीज के पास एंगुलर मोमेंटम होगा और चार्ज होगा उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। एग्री कर रहे हैं? कोई भी चीज, कोई भी चार्ज अगर घूम रहा है तो वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब तुमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आफ बाउ वगैरह पढ़े होंगे, जरा हेल्प करवाना। क्या थे? 1s2 2s2 2p6। तो पहले ये, फिर कुछ ऐसे, मेरे को ज्यादा याद नहीं है, बट 1s2 2s2, आई होप पैटर्न समझ रहे हैं। तो हर चीज में, हर स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट में क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आई होप आपने ये रूल पढ़ा हो। तो इसका मतलब क्या होता है? एक तीर ऐसे मार दिया, एक तीर ऐसे मार दिया, मतलब क्या है इसका? हाफ स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लो मैंने कोई न्यूक्लियस ले लिया, इस न्यूक्लियस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाऊं? दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन से हो गया, आई थिंक ऐसे घूम रहा है। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हाँ भाई, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई एन ए, आई करंट चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू एरिया। तो मैं कह सकता हूं दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेट जस्ट से एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट यहां है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट यहां है, और आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑन नहीं की, तो बताओ नेट डाइपोल मोमेंट कितनी हुई इलेक्ट्रॉन की? एनीवन? नेट डाइपोल मोमेंट कितनी हुई? ऐड करके दिखाऊं, m प्लस माइनस m, 0। एक डाइपोल ओथे, एक ओथे। अरे क्या हो गया आज, क्या मूड नहीं है क्या? चलो छोड़ो, बात करते हैं। बताओ क्या गम है, उसको छोड़ के क्या गम है? रील बनानी है मेरे साथ? हाँ कर रहा है? बना सकते हैं ब्रेक में 10 मिनट की रील। अबे 10 मिनट में रील बनेगी, 10 मिनट। हाँ रील तो जाएगी 17 20 25 सेकंड की, इससे ज्यादा क्या ही जाती है। इससे ज्यादा तो लोग बोर हो जाते हैं, 2 सेकंड में उन्हें कोई रील पसंद नहीं आई, वहीं पे स्क्रॉल हो जाता है। ओके, हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा। 2 डाइपोल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हुई यहाँ पे? 0। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ये बताया गया। अब मान लो मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड ऑन कर दी, इस केस में मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड ऑन कर दी, क्या होगा? हाँ भाई, पहले लेट जस्ट से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई, फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इंक्रीज होगा, इसका फ्लक्स इंक्रीज हो गया। लेंज़स लॉ क्या कहता है? लेंज़स लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इस सेंस में इंड्यूस होगी कि उसको अपोज करें। तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, इसी डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई, फ्लक्स बढ़ गया, तो ये अपनी रोटेशन स्लो कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में आ गई, दोनों कैंसल आउट करवा रही है, इसमें फ्लक्स कम हो गया, ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगी कि इसका फ्लक्स ज्यादा हो, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाए। तो लेफ्ट वाले की मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो रही है, राइट वाले की डिक्रीज हो रही है, पहले दोनों सेम थे। क्या मैग्नेटिक मोमेंट 0 है? नहीं। तो ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज। दिस इज द रीजन फॉर डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, एक बार जरा जल्दी से देखो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, जल्दी देखो इसे। इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, अगर उसके बाल सहला लिए हो तो अब पढ़ ले। पता नहीं बॉयज को क्या हो गया आजकल, किसी भी क्लास में देखो बॉयज हाथ पकड़ के बैठे हैं।
ठीक है, एक दूसरे के कंधे पे सर रख के बैठे हैं। एक हमारे पेरेंट्स थे जो कूट देते थे कि अगर आपने रो भी दिया तो आप मर्द नहीं है, उस टाइप के। ठीक, आप किसी से लड़ाई में हार के आ गए तो आपको दोबारा भेज देंगे कि दोबारा लड़के। लेकिन दुनिया चेंज हो चुकी है, मैं ठीक है इन चीजों को फेवर नहीं कर रहा। अब मर्द को दर्द होता है। ओके, आइए वापस। तो एक इलेक्ट्रॉन स्लो होगा, एक इलेक्ट्रॉन फास्ट होगा, ये सब लेंज़es लॉ की वजह से होगा। डायमैग्नेटिज्म के कुछ एग्जांपल, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। जरूरी नहीं है 1s2 2s2 सारे टोटली फिल्ड हो, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे आपको पता होगा कॉपर में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन टोटली फिल नहीं होता, उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बस देख लेना, आपको हमेशा कुछ एग्जांपल याद रहने चाहिए। तो जैसे पानी हो गया, एक के किराए पे पानी तो मार ही देना डायमैग्नेटिक में। कॉपर ये एक्सेप्शन है, ये दो चीजें याद रख लेना। नाइट्रोजन आपकी चॉइस है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, सुपर कंडक्टर्स की। एनीवन, व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर? जो सुपर कंडक्टर हो, क्या बीच है वो पर्दा वगैरह उठा के घूम रहा होगा ऐसे? मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन हूं। ठीक है, आइए देखें। कंडक्टर, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कुछ याद आया? एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, दैट इज कॉल्ड अ सुपर कंडक्टर। ठीक है, सो सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। सुपर कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। मुझे लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए, कहीं मिल सकती है आसपास? कहाँ? उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन क्यों है? लिक्विड नाइट्रोजन का तो बालक, अच्छा अच्छा, कहाँ पे है, कितनी दूर है? लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए मेरे को एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। देखो, कोई भी मटेरियल लो, मेटल वगैरह, उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करो, बहुत ठंडा हो जाएगा। ठंडे मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस। अब उसे मैग्नेट के आसपास लेके जाओ, मैग्नेट से वो रिपेल होगा। ठीक, सो इस इफेक्ट को हम मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। मेसनर इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाती मेटल्स के अंदर, अगर वो सुपर कंडक्टर बन जाए। तो काई सुपर कंडक्टर का -1 होता है और म्यू आर 0 होता है। नेक्स्ट चीज, अगर मैं काई वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं तो सुपर कंडक्टर, सॉरी, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। आइए, फिर इसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक वाली ही प्रॉपर्टी, लेकिन यहां इंस्टेड ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन होगा, और वो भी फीबल होगा। 1,00,000 लाइनें आ रही हैं तो ये उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा, अब वो 1,00,001 लाइनें हो जाएंगी, इतना फीबल अट्रैक्शन होगा। ये वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। ये क्या हुआ? इसके एग्जाम्पल याद रख लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल है? एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड। इन एग्जाम्पल्स में से देख लेना कौन सा याद। द नेक्स्ट इज क्यूरीज लॉ। एनीवन, क्यूरी लॉ? susceptibility is inversely proportional to temperature। तो बताओ ग्राफ की शेप कैसी होगी susceptibility वर्सेस टेम्परेचर? ओके, द नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एट पीक लेवल, मैग्नेटिज्म एट एक्सट्रीम लेवल। अगर तुम्हें मैग्नेट्स बनाने हैं तो तुम्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेने होंगे। इसके पास सारी पैरामैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ फीबल, वीक, स्ट्रॉन्ग होंगी। इसकी सारी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी देख लेना। इसमें हर एटम के पास अपनी डाइपोल मोमेंट होती है। अगर
मैंने क्या किया, ऐसे इसे रख दिया, तो इसके डाइपोल्स रैंडमली अरेंज्ड होंगे। अब मान लो तुम्हारे पास काफी सारे कॉइन्स हैं, एक एक रुपए के बहुत सारे कॉइन्स, तुमने सबको ऐसे ही रैंडमली थ्रो कर दिया, सारे पास पास पड़े हैं, इतने ज्यादा हैं, पूरे रूम को घेर रखा है, पूरे फ्लोर को। क्या प्रोबेबिलिटी है काफी सारे हेड एक साथ होंगे, काफी सारे टेल एक साथ होंगे? मान रहे हो या नहीं मान रहे? जिस रीजन में काफी सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड अ डोमेन। आप देखिए, ये छोटे छोटे आपको एरोज दिख रहे होंगे व्हाइट व्हाइट रीजन के बीच में, दीज शो डोमेन्स। इसका मतलब हुआ इसमें जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो डोमेन इज जस्ट एन अरेंजमेंट इन विच ऑल द डाइपोल्स आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। अब मान लो मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी, तो डाइपोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में। तो सारे डाइपोल्स जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, वो अब सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ये चीज यहां पे समझा रखी है। फिर इसके बाद हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, हार्ड फेरो और सॉफ्ट फेरो। एनी आइडियाज? देखो, हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जिन्हें आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और कहां ध्यान है तेरा? ठीक है, रील में बिजी हो गया क्या एक्टिंग पे कि क्या सोच? आइए, ठीक है, देखो जाने दो। आपके पास आयरन है, आपने आयरन को मैग्नेट के पास रखा। आई होप आपको आइडिया हो, आयरन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, आयरन भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेट बन जाएगा। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट हटा लिया, क्या आयरन मैग्नेट होगा? सपोज दिस इज आयरन, मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल है, इसके पास मैं मैग्नेट लाऊंगा, तो मैग्नेट यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ आप दूसरा आयरन लगा दो, वो यहाँ से अट्रैक्ट होगा, तो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही मैं इसके पास से मैग्नेट हटाऊंगा, क्या ये मैग्नेट रहेगा? थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहेगा, एकदम से हट जाएगा। तो वो मटेरियल जिनमें से हम जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर दें और उनकी मैग्नेटाइजेशन चली जाए, वो सॉफ्ट होते हैं, और जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन रह जाए वो हार्ड होते हैं। ये जो तुम काले काले मैग्नेट्स उठा के ले आते हो, दीज आर लोड स्टोन, इन्हें लोड स्टोन कहते हैं। ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। जबकि हमारे पास है फी को नी, आयरन कोबाल्ट निकल और गैडोलिनियम, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, फिकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, फिकोनी गॉडी, गडोलिनियम, जैसे भी याद करो, देख लेना, ये चार होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रांगली। अब इसके बाद द नेक्स्ट इज क्यूरी-वेस लॉ। अगर आप एक मैग्नेट को हीट करना स्टार्ट करो और हद से ज्यादा हीट कर दो, तो वो अब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माइनस क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरो पैरा बन जाता है। तो यहां से इसकी रीडिंग ले लेना प्लीज। आइए, एंड फाइनली दिस वन इज हिस्टेरेसिस। राहत फतेह अली खां की सांस। हाँ तो बच्चों, एक बार जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखें प्लीज। दिस इज कॉल्ड अ हिस्टेरेसिस ग्राफ। एनीवन, हिस्टेरेसिस वर्ड का मतलब क्या है? एनी आइडियाज? एयरटेल, डोकोमो? हिस्टेरेसिस का मतलब इंग्लिश में होता है हिस्ट्री, लेकिन यहां पे हिस्टेरेसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना या लेट इफेक्ट शो करना। तो आओ देखो समझते हैं। आपके पास क्या है यहां पे? लेट जस्ट से लोड स्टोन टाइप का कोई मटेरियल है, इसके अंदर डाइपोल्स हैं, लेकिन सारे डाइपोल रैंडमली अरेंज्ड हैं।
ठीक, और हम ग्राफ बना रहे हैं H वर्सेस B का। तो इस लोड स्टोन के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वर्सेस एक्सटर्नल फील्ड कितनी, मैंने एक्सटर्नल फील्ड ऑन नहीं की, इसके अंदर कितनी फील्ड होगी, 0। ग्राफ 0 0 से स्टार्ट होगा। अब मैंने राइट साइड एक्सटर्नल फील्ड ऑन कर दी। मैंने क्या किया, मैंने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड ऑन कर दी, क्या होगा, सारे डाइपोल इसी डायरेक्शन में अरेंज होंगे। ओके, अब बताओ मैं फील्ड और इंक्रीज कर रहा हूं, क्या और डाइपोल अरेंज हो सकते हैं, सारे हो गए उसके बाद और डाइपोल्स अरेंज नहीं हो सकते। तो ये ग्राफ यहां तक जाएगा एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड अ सैचुरेशन पॉइंट, यहां सैचुरेशन आ जाएगा। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड बंद कर दी, तो कुछ डाइपोल जो जबरदस्ती लगे हुए थे वो रैंडम हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम डाइपोल इसी डायरेक्शन में रहेंगे। तो जब आपने एक्सटर्नल फील्ड बंद कर दी तो नेट फील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रिटेंशन, रिटेंटिविटी। जैसे मैंने पढ़ाया बहुत सारा, तो मैं H हूं, आपको एक्सटर्नल फील्ड में रख रहा हूं, मेरे जाते ही आपके दिमाग में बस एक चीज याद रही, क्या, रील बनानी। सो आपकी ये रिटेंटिविटी है, बाकी सारा गया भाड़ में। अब मान लो मैं तुमसे कहूं ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसको डीमैग्नेटाइज करना है, कैसे करें, तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ऑन कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ऑन करोगे तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, 0 होगी। अब भी अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रखी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेट बन जाएगा, यहाँ पे सैचुरेशन आया। फिर तुमने मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऑन की, और ये ग्राफ अब ऐसे चलेगा। तो ग्राफ में इंपैक्ट साथ साथ नहीं मिल रहे, थोड़े थोड़े डिले में मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई हिस्टेरेसिस ग्राफ। इस डिस्टेंस को रिटेंशन कहते हैं, इन डिस्टेंसेस को कोअर्सिविटी कहते हैं। H का फॉर्मूला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट Ni सोलेनॉइड में, तो यहाँ H का फॉर्मूला Ni यूज होता है, बस ये चीजें देख लेना। तो मेरे को पता है आज का टॉपिक ज्यादा ऊपर से गया होगा, लेकिन मैंने फिर भी वो चीजें कवर करने की कोशिश की है जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं।